हरियाणा के कई जिलों में मौसम ने फिर करवट ली है। इस दौरान कई जिलों में लोगों को गर्मी से राहत मिली, तो बारिश से हुआ जलभराव कई जिलों के लिए आफत बन गया है। आलम तो ये हो चुका है कि बारिश से भरभरा कर सड़कें तालाब में तब्दील होती दिख रही हैं। इस बारिश की आस में कई दिन गुजर गए। तपती गर्मी से एक एक मिनट महीनों के जैसा लग रहा था। आखिरकार मानसून ने दस्तक दी और तपती गर्मी से राहत मिली। आज बारिश होने से आम जनता को बहुत ज़्यादा फायदा हुआ है। पहले बच्चे, पशु पक्षी, इनको बहुत ज़्यादा गर्मी थी और पशु पक्षी मर भी रहे थे इतनी गर्मी से। आज जो बारिश हुई है इससे सभी पशु पक्षी, पेड़ पौधे सब अच्छे हरे भरे दिखाई दे रहे हैं। इससे फसल को भी काफ़ी फायदा हुआ है। फतेहाबाद और बहादुरगढ़ से जो तस्वीरें सामने आई वो वाकई राहत भरी थी। बारिश के बाद इन बच्चों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा और चारों तरफ पानी ही पानी। बहादुरगढ़ में तस्वीरें अलग अलग कहानी को बयां कर रही हैं। एक और बारिश के लुत्फ को उठाया जा रहा है तो दूसरी तरफ बारिश आफत को न्योता दे रही है। सड़कों और गलियों में जल भराव तो आपने देख लिया होगा। अब अस्पताल के बाहर का हाल भी देखिए। वैसे तो अस्पताल में लोग इलाज के लिए आते हैं, लेकिन यहाँ सवाल ये है कि अब अस्पताल का इलाज कौन करेगा। साइबर सिटी गुरुग्राम और फरीदाबाद का नाम वैसे तो हरियाणा के बड़े शहरों में शुमार है, लेकिन जब बारिश हुई तो इन टॉप के शहरों में प्रशासन के सभी दावों की पोल खुल गई। इन सड़कों को देखकर ऐसा लग रहा है कि मानो यहाँ व्यवस्थाओं की सुध लेने वाला कोई नहीं। शायद तभी तो जो सड़कें लोगों से भरी रहती थीं, आज वो पानी से भरी हुई हैं और यहाँ सन्नाटा पसरा हुआ है। जिस तरीके से नगर निगम हर साल जो है वो करोड़ों रुपए के दावे करता है, करोड़ों रुपए की बातें करता है कि रिनोवेशन के लिए करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हैं, उसकी जमीनी हकीकत आप देख सकते हैं किस तरीके की जमीनी हकीकत है। पूरे शहर में इसी तरीके के हालात आपको दिखाई देंगे, फिर चाहे दूर तक की बात करें। इस समय हम बल्लभगढ़ की सब्जी मंडी में खड़े हुए हैं। यहाँ पे सब्जी मंडी में किस तरीके के हालात हैं, लोग जो है वो तराई हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं सुबह सुबह जो है वो देखिए तमाम वो लोग जो है वो पानी में चलने को मजबूर हैं। इन लोगों से हम जानने की कोशिश करते हैं आखिर क्या समस्या है इन लोगों की और किस तरीके से ये लोग इस पानी के अंदर रहने को मजबूर हैं। इसकी लगातार पिछले 15 साल से लगातार शिकायतें की जा रही हैं इसकी, और ये मौसम की पहली बारिश है। इसमें ही देख लो क्या बुरा हाल है पानी से। मंडी का सारी सब्जी सब बेकार हो रही है पानी में। कोई व्यवस्था नहीं है, कोई निकासी नहीं है इसकी। दुकानों में भी पानी अंदर तक जा रहा है, दुकानों में पानी भर रहा है अंदर तक भी। देखो आप देखो कहीं ना कहीं देखिए जो व्यापार है उस पर काफी प्रभाव जो है वो इन लोगों के पे पड़ा है। और कहीं ना कहीं जिस तरीके से लगातार जो है वो सरकार दावे करती है, रेनोवेशन की बात करती है, रेनोवेशन के नाम पर जो है वो करोड़ों रुपए नगर निगम की तरफ से खर्च किए जाते हैं, लेकिन आप देख सकते हैं किस तरीके के हालत। ये मार्केट कमेटी के अंडर आता है। मार्केट कमेटी का भी जो कहीं ना कहीं ये मोटा भरकम जो है वो इसका रसीद कटवाते हैं, टैक्स देते हैं, लेकिन इसके बावजूद जो है वो सहूलियतों के नाम पर यहाँ पे जो है वो बिल्कुल जीरो है। हमसे चक्रवृद्धि ब्याज वसूले गए इन दुकानों के, जो हमसे दुकानें ली थी हमने, इनके हमने चक्रवृद्धि ब्याज दिए इनके हमने इनको, उसके बाद भी हमें कोई सहूलियत नहीं है। आप देख रहे हो क्या हाल है इसमें, देख लो आप, ये देख लो ग्राहक दुकान ही नहीं, ग्राहक ही नहीं है दुकानों में, कहाँ से आएंगे इतने पानी। लाल सिंह यादव। ये जो हमारे को जो फड़ बना के दिए गए थे इन्होंने सब्जी बेचने के लिए, उन पर देख लो 1.5 फुट पानी खड़ा है। अभी हम कहाँ से सब्जी बेच लें। सारी सब्जियां हमारी सब पानी में तैर रही हैं, कोई ग्राहक नहीं है हमारे पास। अब जरा चरखी दादरी का भी हाल देखिए। चरखी दादरी में पिछले 2 दिनों से लगातार बारिश हो रही है। हालात यही रहे तो आने वाले दिनों में इन लोगों के सामने रोजी रोटी का भी संकट खड़ा हो सकता है। समस्या यह है हमने आने की जाने की दिक्कत और सब्जी लाने की भी दिक्कत हो रहा है। सब्जी लावा तो कैसे लावा, पानी हमेशा खड़ा रहता है। और मंदिर में यात्री आने की भी दिक्कत, आने जाने गाड़ी भी और जाम हो जा, किसी के फोन खो जाए है, कोई बच्चा पड़ जाए है, कोई बीरवानी गिर जाए है पानी में। हमें सबसे मोटी यह दिक्कत समाधान नहीं है इस पानी का। यहाँ पे हमने खूब कहली सरकार से, पर कोई सुनाई नहीं। दावे 1000 किए जाते हैं, लेकिन ये दावे हर बार फेल हो जाते हैं। ऐसा हम नहीं कह रहे, बल्कि वो सभी लोग कह रहे हैं जिनका सामना प्रशासन के खोखले दावों से हो रहा है। अब सवाल ये उठता है कि क्या प्रशासन अपनी जिम्मेदारी ठीक से नहीं उठा रहा, और अगर प्रशासनिक कुर्सियों पर बैठे अधिकारी अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभा रहे हैं तो इन शहरों से ऐसी तस्वीरें सामने क्यों आ रही हैं? अब यहाँ सवाल ये उठता है कि बारिश को लेकर प्रशासन के क्या इंतजाम हैं, क्योंकि हर साल बारिश के मौसम में
सड़कें जलभराव में तब्दील हो जाती हैं और प्रशासन की ओर से पक्के इंतजामात न करना वाकई में हैरान करता है। हरियाणा में अगर स्कूलों की बात करें, स्कूल खुल चुके हैं, 9वीं से 12वीं की क्लासें शुरू हो चुकी है। हरियाणा में फिलहाल स्कूलों में कितनी संख्या है, क्या स्थिति है, बात करने के लिए खुद शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर साहब हमारे साथ मौजूद है। गुर्जर जी, पहले यही सवाल है, स्कूल खुल चुके हैं प्रदेश में, फिलहाल कितनी बच्चों की संख्या हो चुकी होगी, कितना डाटा आप लोगों के पास आया है? पहले दिन स्कूल खुले, काफ़ी अच्छी संख्या में बच्चों में काफ़ी उत्साह था और 30% बच्चे हैं। पिछली बार हमने स्कूल खुले तो मेरा 7 या 8% बच्चे स्वयं आए, लेकिन अब की बार पहले दिन 30% बच्चे आए, क्योंकि बच्चों में भी उत्साह था और अभिभावकों में भी उत्साह था। संख्या बनाई और ऐसा संख्या बढ़ती जाती है। तैयारियाँ कितनी है शिक्षा विभाग की, चाहे बात करें, आप लोग दावा कर रहे हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन की जाएगी, हमारे स्कूलों में सारी क्लासेज में क्या सैनिटाइजर उपलब्ध है, तो तैयारियाँ कितनी है? कि उसके लिए हमने 13 करोड़ रुपए सभी स्कूलों को देखे। जो छोटे स्कूल हैं उनमें 2000 रुपये, जो बड़े स्कूलों में 10,000 सैनिटाइज के लिए उन्हें दिए। और जो सोशल डिस्टेंसिंग है उसका भी हमने निश्चित किया कि 30 से ज़्यादा बच्चे किसी भी क्लास में नहीं। उन सब चीज़ों का पालन किया जा रहा है, चाहे मास्क की बात है, तो सैनिटाइज की बात है, टेम्परेचर चेक करने की बात है, जो भी नियम हैं वो पहले से नियम हैं, जैसे पिछली बार भी थे, पिछली बार भी उसी प्रकार से सारे नियम लागू किए गए। ये तो स्कूलों की बात होगी। एक सवाल मैं आपसे किसानों का कर लेता हूँ, क्योंकि किसानों के मुद्दे पर आजकल आप काफ़ी खुलकर बोलते हैं, क्योंकि संसद का सत्र शुरू हो चुका है। किसान मोर्चों ने ऐलान किया कि 22 तारीख से वो संसद का घेराव करेंगे। आप इसे कैसे देखते हैं, संसद घेराव को? देखिए, ये अपनी बात को कहने का शांतिपूर्वक तरीके से कहने का सबका एक राय है, लेकिन जिस प्रकार से 26 जनवरी पे सारी व्यवस्था अपनाई है और जिस प्रकार से हरियाणा और पंजाब में व्यवस्था अपनाई है, वो अच्छा लक्षण नहीं है। गलत है। हाँ, अपनी बात को आप शांतिपूर्वक तरीके से कह सकते हैं, लोगों को अपनी बात को समझा भी सकते हैं। अगर कानून में कोई खामी है तो कह रहे हैं कि हमारी तरफ से किसी तरीके की कोई खामी नहीं रहेगी, बाकायदा जो लोग शामिल होंगे उनके ID कार्ड लिए जाएंगे, उनके रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। हर बार इसी प्रकार की बात 26 जनवरी को भी यही बात कही थी, कुछ नहीं होगा। अभी आप हरियाणा में डिप्टी स्पीकर की बात देख लें, पंजाब में देख लें कितने घटनाएं आएगी, तो सारी जगह यही है। जब उसके बाद घटना घटती है, कहते हैं हमारे कार्यकर्ता नहीं है। तो ये इस प्रकार की बात है, इस प्रकार की व्यवस्था नहीं करानी चाहिए। आपके पास कोई तर्क है तो आप जनता के बीच में जाओ और अपनी बात को कहो और सरकार को भी मौका दो जवाब दें। अभी ये कैसा वो है मतलब एतराज आपका कि जिसमें आप प्रश्न तो करेंगे लेकिन उत्तर नहीं सुनते आप किसी का। जिसने कानून लागू किया उसका भी जवाब सुनो, आप अपना प्रश्न करो। आपने जनप्रतिनिधियों का जिक्र किया, लेकिन जो घटनाक्रम हो रहा है, मनीष ग्रोवर के घटनाक्रम की बात करें, देवेंद्र बोरली की घटनाक्रम की बात करें, या हाथी वाले विनोद बिहाना की बात करें, तमाम जनप्रतिनिधियों के साथ घटना होती है, फिर नौबत माफ़ी मांगने तक आ जाती है। इन घटनाओं को आप कैसे देखते हैं? बिल्कुल गलत है। देखिए, इस प्रकार से किसी भी आदमी पर आरोप लगा कि आपने ये किया, कुछ भी आरोप लगा दो, अब जाके इतने लोग वहाँ बैठ दो, सारे को परेशान कर दो, ये कुछ अच्छा तरीका नहीं है। वो तरीका अपनाया गया बिल्कुल गलत है। और मेरा मानना दोबारा आपसे ही, आपने बीच में बात मेरी काट दी थी, मैं दोबारा फिर ये कहना चाहता सर, एक ही तरीका है, वो तरीका है कि आपको कहीं भी कानून में खामी नजर आती है तो मालिक जनता है, जनता के सामने गलत है, गलत आरोप है, तो विधायक पूर्व विधायक खेत क्यों जताते हैं? नहीं, आपने देखे नहीं हालात क्या है और खेत कहाँ जीता है। उसने ये कहा कि अगर आपको कोई ऐसा वहम है तो मैं बेकार के इस प्रकार के विवाद में नहीं पड़ता, तो मैं उसने माफ़ी मांगने साथ जवाब दे दिया। उसने कहा मैं माफ़ी नहीं मांगता, ना मैंने कोई गलती की, ना आपके पास कुछ इस प्रकार की। तो ऐसी कोई घटना हुई नहीं है। जहाँ तक मैं भी उनको जानता हूँ, फिर दिनों से मनीष ग्रोवर जी को जानता हूँ, ऐसी हरकत मनीष ग्रोवर करेगा तो ये कोई इसमें कोई दम नहीं है। ये थे कंवरपाल गुर्जर साहब। कहीं ना कहीं स्कूलों को लेकर जो स्कूल शिक्षा विभाग है, तैयारियां पूरी है। वहीं किसान नेताओं को एक बार फिर कंवरपाल गुर्जर साहब आड़े हाथों ले रहे हैं। नवजोत सिंह सिद्धू को पंजाब कांग्रेस का अध्यक्ष बना दिया गया है, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या नवजोत सिंह सिद्धू को पंजाब कांग्रेस का अध्यक्ष बनाए जाने के बाद कांग्रेस की अंदरूनी कलह खत्म हो जाएगी? क्या नवजोत सिंह सिद्धू की राजनीतिक परीक्षा में पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह उनका साथ देंगे? ज्यादा जानकारी के लिए देखिए ये रिपोर्ट। बीते कुछ महीनों से पंजाब कांग्रेस को लेकर राजनीतिक गलियारों में चर्चाओं का बाजार गर्म था।
पंजाब कलह खत्म होने की बजाय उलझती जा रही थी। कभी नवजोत सिंह सिद्धू की पार्टी से नाराजगी तो कभी कैप्टन अमरिंदर सिंह की नाराजगी सिद्धू से देखने को मिलती। इन सब के बीच दिल्ली कांग्रेस की ओर से आए खत ने पंजाब की सियासत में मचे संग्राम में टर्निंग पॉइंट ला दिया। नाराज सिद्धू को मनाने के लिए कांग्रेस ने सबसे बेहतर हथियार इस्तेमाल किया। सोनिया गांधी के खत के आते ही पंजाब में त्योहार वाला माहौल तैयार हो गया। कांग्रेस कार्यकर्ता से लेकर सिद्धू के समर्थक जश्न के माहौल में डूब गए। एक और तो नवजोत सिंह सिद्धू को पार्टी की बागडोर थमाते हुए प्रदेश अध्यक्ष के पद से नवाजा गया, तो वहीं दूसरी ओर पंजाब कांग्रेस में 4 कार्यकारी अध्यक्षों का ऐलान किया गया। पंजाब कांग्रेस में 4 कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए, जिनमें संगत सिंह, कुलजीत नागरा, पवन गोयल, सुखविंदर सिंह डैनी शामिल हैं। मैं अपनी दिल की गहराइयों से धन्यवाद करना चाहता हूं सर, हमारे ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के प्रेसिडेंट श्रीमती सोनिया गांधी जी का, श्री राहुल गांधी जी का और कैप्टन अमरिंदर सिंह जी का और हमारे न्यूली अपॉइंटेड पीसीसी प्रेसिडेंट सरदार नवजोत सिंह सिद्धू जी का, जो मुझे जिम्मेवारी इन्होंने आज दी है। मैं उस जिम्मेवारी को विश्वास दिलाना चाहता हूं अपने कार्यकर्ता और पार्टी हाईकमान को कि तन मन तनदेही के साथ उसको पूरा निभाऊंगा और कोई भी ऐसा कदम, हर वो संभव कदम जो पार्टी को मजबूती प्रदान करेगा, उसको मैं हर उस संभव कदम को जरूर उसको मैं पूरा करूंगा। बहरहाल अब देखना ये होगा कि आने वाले दिनों में पंजाब कांग्रेस में क्या हलचल देखने को मिलती है। देखना ये भी होगा कि क्या पंजाब की जनता कैप्टन अमरिंदर सिंह और नवजोत सिंह सिद्धू की जोड़ी को पसंद करती है। गुरुग्राम के फारूक नगर से एक बेहद ही दर्दनाक हादसा सामने आया है। फारूक नगर में 3 मंजिला इमारत ढह गई, जिसमें कुछ लोगों को तो रेस्क्यू किया गया, तो कुछ लोग अभी भी मलबे में दबे हुए हैं। गुरुग्राम के फारूक नगर में कुछ लोगों के लिए रविवार की रात बेहद दर्दनाक रही। एक तरफ रात का अंधेरा, दूसरी तरफ फारूक नगर की ये 3 मंजिला इमारत, जो कि चंद ही मिनटों में पूरी तरह से धराशायी हो गई। ये इमारत अपने साथ कुछ लोगों को भी ले डूबी। हालांकि इस दौरान बिल्डिंग के अंदर मौजूद एक शख्स बाहर निकलने में कामयाब हो गया, लेकिन कुछ लोग अभी भी बिल्डिंग के मलबे में फंसे हुए हैं। हालांकि रेस्क्यू टीम ने देर रात 2 लोगों को बिल्डिंग के मलबे से बाहर निकाला, जिनमें से एक व्यक्ति सुरक्षित है तो वहीं दूसरे की मौत हो चुकी है। 7:30 बजे के आसपास ये सूचना आई थी कि फारूक नगर में जो हमारा खासपुर गांव है, वहाँ पे एक 3 मंजिला बिल्डिंग कोलैप्स हो गई है और ऐसा अंदेशा है कि यहाँ पे लेबरर्स रहते थे और काफ़ी संख्या में व्यक्ति अंदर दबे हो सकते हैं। तो उसके ये सूचना प्राप्त होते ही तुरंत पुलिस की टीम, रेवेन्यू की टीम यहाँ पहुँची, फायर ब्रिगेड की टीम पहुँचाई गई, मशीनरी इकट्ठी हुई, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ से भी संपर्क साधा गया और जैसा कि आप देख सकते हैं अभी एनडीआरएफ और एसडीआरएफ दोनों की टीमें काफ़ी देर से कार्य कर रही हैं। वहीं इस घटना की सूचना मिलते ही पुलिस प्रशासन से लेकर एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, सिविल डिफेंस और जिला प्रशासन की टीमें राहत कार्य में जुटी हुई हैं। पटौदी से विधायक सत्य प्रकाश भी मौके पर पहुंचे। ये एक दुर्भाग्य है कि प्रकृति की मार है। बारिश के मौसम में कहीं कमी रही होगी बिल्डिंग में, लेकिन भगवान का शुक्र भी है कि छुट्टी होने के कारण आज यहाँ बहुत ज़्यादा लोग नहीं थे। उम्मीद है कि भगवान से विनती करते कि वो बच जाए। हमारी पूरी टीम लगी हुई है, रेस्क्यू टीम लगी हुई है, एनआरडीएफ की टीम लगी हुई है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने तुरंत संज्ञान लिया और पूरी टीम यहाँ भेजी हुई है और मिनट टू मिनट अपडेट यहाँ से ले रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, हम भी यहाँ हैं, पूरी प्रशासन यहाँ पर मौजूद है। इस हादसे में लोगों की जान और माल दोनों का नुकसान है, इसलिए ये बेहद जरूरी है कि मामले को लेकर सख्त रुख अपनाया जाए और दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। किसानों और पूर्व मंत्री मनीष ग्रोवर के बीच में चल रहे विवाद के चलते किसानों और बीजेपी की एक मीटिंग हुई, लेकिन पूर्व मंत्री मनीष ग्रोवर अब भी अपनी बात पर डटे हुए हैं। उनका कहना है कि वे शहर की शांति और पार्टी के आदेश का पालन कर रहे हैं। हरियाणा के पूर्व सहकारिता मंत्री मनीष ग्रोवर और किसानों के बीच एक विवाद छिड़ा और इस कदर ये बढ़ गया कि किसानों ने पूर्व मंत्री से माफी मांगने की मांग की। इस मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन तक किया गया और लगातार किसान धरने पर बैठे रहे। वहीं मामला तुल पकड़ने लगा और इस मामले को लेकर रोहतक स्थित कैनाल रेस्ट हाउस में जिला प्रशासन, बीजेपी और किसानों की बैठक हुई। अब राजनीतिक दल और किसानों के नेता ये कहने में लगे हैं कि मनीष ग्रोवर ने माफी मांग ली।
जबकि मनीष ग्रोवर का कहना है कि उन्होंने पार्टी के आदेश का पालन किया है। उन्होंने माफी नहीं मांगी, केवल बुजुर्ग महिलाओं का आशीर्वाद लिया है। वो नहीं चाहते कि शहर की शांति भंग हो। अपनी सफाई में मनीष ग्रोवर ने क्या कुछ कहा, सुनिए। मेरा स्टैंड आज भी वही था, पहले भी वही था कि ना मैं धरने पे जाऊंगा, ना मैं माफ़ी मांगूंगा। खेद मैंने पहले दिन धरने से पहले कर दिया था। क्यों खेद किया था? कि रोहतक के अंदर कोई ऐसा विवाद ना खड़ा हो जिससे लोगों को यहाँ परेशानी हो। उस नाते मैंने खेद कर दिया। उस खेद को वो लोग हिसार वाले कमजोरी समझ बैठे, परंतु आए, उनको रोहतक की जनता का प्यार और स्नेह नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? कि वो झूठा आरोप मेरे पे लगा रहे। वहीं विरोध कर रहे किसानों को लेकर मनीष ग्रोवर ने एक बड़ा बयान दिया। क्या कुछ कहा, खुद ही सुनिए। किसान खेत में है, किसान अपने घर बैठा है। अब कल की घटना लगा लो, सरसा के अंदर जिस तरह राकेश टिकैत जी वहाँ गए, उनको छुड़वाने के लिए गए, जिन्होंने रणबीर गंगवा के ऊपर हमला कर रखा था, जानी हमला कर रखा था, लाठियों से पत्थरों से उनके ऊपर हमला किया गया था। तो वो किसान होते हैं क्या? वो किसान ही हो सकते। सुनीता दुग्गल हमारी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कैसे बच के निकली, उसके ऊपर कैसे होना, ये किसान होते हैं? किसान बहुत मेहनती है, हल चलाने वाला है, वो हथियार उठाने वाला नहीं है। दरअसल मनीष ग्रोवर के खिलाफ हिसार प्रकरण को लेकर किसान 5 दिन से धरना कर रहे हैं और मंत्री की तरफ से माफी की मांग कर रहे हैं, लेकिन मनीष ग्रोवर ने साफ तौर पर कह दिया है कि उनका स्टैंड आज भी वही है और वो माफी नहीं मांगेंगे। कृषि कानूनों का विरोध कर रहे किसान 22 जुलाई को संसद मार्च करने पहुंचेंगे। इस मार्च में शरारती तत्वों के घुसने के इनपुट मिलने के बाद किसान फूंक फूंक कर कदम रख रहे हैं और इसके लिए एक नया एक्शन प्लान तैयार किया है। 26 जनवरी को दिल्ली में हुई हिंसात्मक घटना से किसान आंदोलन को चोट पहुंची थी। प्रदर्शनकारी किसानों पर हिंसा के आरोप लगाए गए थे। इसके बाद आंदोलन थोड़ा कमजोर पड़ा, लेकिन अब फिर से आंदोलन को मजबूती देने के लिए प्रयास लगातार जारी है। तरह तरह के तरीके अपनाए जा रहे हैं। मांग अब भी वही है, लेकिन समाधान अब तक नहीं हुआ। अब 22 जुलाई को किसानों की तरफ से संसद मार्च निकालने की प्लानिंग की गई है, लेकिन साथ ही किसानों को इस समय एक डर भी सता रहा है। डर ये है कि कहीं शरारती तत्व इस पैदल मार्च में शामिल होकर किसी तरह की अप्रिय घटना को अंजाम ना दे, क्योंकि पहले भी किसान आंदोलन इन्हीं गतिविधियों की वजह से बदनाम हो चुका है। अब किसान नेता अलर्ट है। अब किसानों ने संसद मार्च को लेकर नया प्लान तैयार कर लिया है, ताकि कोई भी शरारती तत्व इस पैदल मार्च में शामिल ना हो सके। किसान नेताओं ने मिलकर ये निर्णय लिया है कि 22 जुलाई को संसद मार्च निकाला जाएगा। 200 किसान दिल्ली कूच करेंगे। प्रदर्शनकारी किसानों के पहचान पत्र बनाए जाएंगे। जत्थेबंदी का लीडर किसानों की पहचान करेगा। संसद मार्च में 50 जत्थेबंदियों में से 5 किसान शामिल होंगे। पहचान असी पहला पहचान पत्र ले लें, उनका सारा बायोडाटा ले लिया। वो हर एक जथेबंदी का एक लीडर होएगा, वो अपने बंदे को पहचान करेगा। इसलिए ही 5-5 बंदे किए, क्योंकि ज़्यादा बंदे होंगे तो गैर बंदे चले जाते हैं, इसलिए 5-5 बंदे ही जाएंगे। किसान नेता अमरीक सिंह का ये भी कहना था कि अगर सरकार किसानों को गिरफ्तार करती है तब भी किसान मार्च नहीं रोकेंगे। किसान हर हाल में संसद मार्च को पूरा करेंगे। 26 तारीख को हिंसा कुछ सरकारी एजेंसियां ने कराई थी, ये भली भांत पता है, हुण भी करा सकती हैं। हुण हमने भी सोच लिया कि वो हिंसा नहीं होने देंगे। अगर सरकार जानबूझकर कोई कराए तो फिर हमारे हाथ में कोई नहीं है। हम नहीं करेंगे, हम बिल्कुल पीसफुल शांतमय आंदोलन होएगा। सरकार गिरफ्तार करना तो गिरफ्तार कर लेगी, रोकना तो रोक लेगी। हम ना कोई बैरियर तोड़ेंगे, ना कोई हिंसा करेंगे, बिल्कुल अभी शांतमय जाएंगे। सरकार जाने देगी तो जाएंगे, नहीं सरकार जहाँ रोकेगी रोकेगी। कृषि कानूनों का विरोध कर रहे किसानों को दिल्ली की सीमाओं पर बैठे हुए 8 महीने होने वाले हैं, लेकिन अब भी किसान अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं। सरकार के साथ बातचीत का दौर थमा हुआ है।
ये कोई नहीं जानता कि ये आंदोलन आखिर अब कब तक चलेगा। किसानों की रिहाई की मांग को लेकर सिरसा के लघु सचिवालय के मुख्य गेट के बाहर किसानों का धरना आज भी जारी है। किसान नेता बलवंत सिंह आमरण अनशन पर बैठ गए हैं। कृषि कानूनों को लेकर पहले ही विवाद जारी है। अब किसानों और सरकार के बीच नए नए विवाद बढ़ते जा रहे हैं। सिरसा में हुई 5 किसानों की गिरफ्तारी का मसला भी अब तूल पकड़ता जा रहा है। किसानों की रिहाई की मांग को लेकर प्रदर्शनकारी किसान लघु सचिवालय के मुख्य गेट पर धरना दे रहे हैं। उधर किसान नेता बलदेव सिंह आमरण अनशन पर बैठ गए हैं। बलदेव सिंह सिरसा का कहना है कि जब तक 5 किसानों की रिहाई नहीं होती, किसानों पर दर्ज हुए मुकदमे रद्द नहीं होते, तब तक वो आमरण अनशन पर बैठे रहेंगे। वहीं किसानों ने सड़क पर टेंट भी लगा दिए हैं और सड़क पर ही धरना शुरू कर दिया। हम ये चाहते हैं कि हमने ये संयुक्त मोर्चे ने शांतमय आंदोलन शुरू किया था, शांतमय रहा है, शांतमय चलेगा। इसलिए लोगों को परेशान करने की बजाय हमने खुद फैसला किया कि हम अपने शरीर पर कष्ट चलेंगे, लोगों को परेशान नहीं करेंगे, क्योंकि हम लोगों की लड़ाई लड़ रहे हैं। जेकर रास्ते रोके या गगर दरिया जैसे हमारे नौजवानों में बहुत जोश था, हम अपने नौजवानों को शांत रखने के लिए ये फैसला किया था। इसलिए किए हुए फैसले के मुताबिक अब मैं यहाँ पर बैठे रहेंगे जब तक रिहाई, या तो रिहाई होगी या मेरा कीर्तन 16 पढ़ा जाएगा। किसान नेता लखविंदर सिंह का कहना है कि हमारे किसान साथियों को फंसाने का काम पुलिस ने किया है। जो वीडियो दिखाई गई है उसमें हमारे साथियों की कोई फुटेज नहीं है। हमारा आंदोलन है जो केंद्र सरकार के खिलाफ तीनों काले कानून रद्द कराना और MSP पर गारंटी कानून बनाने का है। हमारी लड़ाई वहाँ पर जारी रहेगी। ये जो सरदार बलदेव सिंह जी सिरसा सीनियर आगू संयुक्त किसान मोर्चा के, इन्होंने कल ही जो हमारी कमेटी में संयुक्त किसान मोर्चा के मेंबर थे, जो लोकल कमेटी थी हमारे समूह किसान जथेबंदियों की, उसमें जो फैसला लिया था, उस फैसले पर आज हमारी तो ये बात है, जहाँ तो हमारे किसानों की रिहाई होगी, जहाँ हमारे बलदेव सिंह सिरसा जी की विदाई होगी। ये सरकार को देखना है उसने क्या करना है। तो हम उतनी देर तक ये प्रोटेस्ट जारी रहेगा। आमरण अनशन का मतलब आमरण अनशन है, तब तक ये जारी रहेगा जब तक हमारे किसानों की रिहाई नहीं होती है। किसानों ने साफ तौर पर कह दिया कि जब तक उनके साथियों को रिहा नहीं किया जाएगा, उनका आंदोलन जारी रहेगा। ऐसे में अब देखना होगा कि प्रशासन की तरफ से अब आगे क्या कदम उठाया जाता है। 21 जुलाई को बकरीद मनाया जाएगा, एक ऐसा त्योहार जिसका इस्लाम धर्म में बहुत बड़ा महत्व है। लेकिन क्या कभी किसी ने सोचा है कि इसका जश्न मनाने के लिए कोई सलाखों के पीछे भी जा सकता है? त्योहारी सीजन आने को है। अब कोरोना काल में लंबे समय के बाद लोगों के घरों में खुशी का माहौल बनेगा, लेकिन 2 वक्त की रोटी के लिए संघर्ष करने वालों के लिए त्योहार मनाना भी मुश्किल सा हो गया। अब कई लोगों के जहन में ये सवाल घूम रहा है कि बिना पैसे के खाली जेब के साथ त्योहार कैसे मनाया जाए। इस सवाल का जवाब तलाशते हुए अम्बाला में रहने वाला युवक चोर बन बैठा और कुछ ही देर में सलाखों के पीछे जा पहुंचा। घर जाने का किराया नहीं था तो चोरी किया है। आज और 1 तारीख हम लोग का प्रोग्राम है घर पर, तो उसका जाने के लिए मेरे पास किराया नहीं था। किस चीज़ का क्या प्रोग्राम? कुर्बानी का प्रोग्राम था। उस दिन तैयार है, ऐसे मतलब मेला लगता है, खेला उला होता है, ठीक है। घर में बढ़िया बढ़िया खाना वाना पकता है, ऐसे बच्चे सब। हाँ, मतलब किराया नहीं था घर जाने के लिए। 4-5 दिन हो गया काम नहीं मिल रहा था। चौक से हम काम करते थे। दरअसल बिहार के रहने वाले इस युवक के घर में बकरीद को लेकर जश्न मनाया जाएगा, लेकिन पिछले कई दिनों से काम ना मिलने के कारण युवक के पास घर जाने के लिए पैसे नहीं थे। लिहाजा पैसे जुटाने के लिए इस युवक ने चोरी की तरकीब लगाई। युवक ने अम्बाला में दिन भर एक मोबाइल की दुकान में सेंध लगाई और उसके बाद रात में दुकान में चोरी के लिए पहुंच गया। रात को 3 बजे के आसपास मेरे मोबाइल पे अलार्म बजा, तो उसमें जैसे कोई दुकान के अंदर आता है, कोई भी मूवमेंट होती है तो हमारे पास अलार्म बज जाता है। तो हम उसी टाइम वहाँ पे पहुँचे तो हमने देखा दुकान की पीछे दीवार में एक बड़ी सी सुराख हो रखा था। तो हमने उसी टाइम पुलिस को सूचना दी, तो पुलिस ने अपनी कार्रवाई करते
उन्होंने अपनी कार्रवाई करी और उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि हम जल्द से जल्द चोर को काबू कर लेंगे। दुकान मालिक को जैसे इस बात की भनक लगी, दुकान मालिक ने तुरंत इसकी सूचना पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस ने चोरी के चंद घंटों बाद इस युवक को धर दबोचा। विशाल है जिसकी गांधी मार्केट में मोबाइल एसेसरी की दुकान है, वो मोबाइल भी रखता है साथ में उसके टूर ट्रेवल का भी बिजनेस है। उसकी किसी अज्ञात व्यक्ति ने पीछे से दीवार में सेंध लगा के चोरी करने की शिकायत हमें आई है, जिसमें हमने मामला दर्ज किया और इस मामला दर्ज करने उपरांत हमने इस मामले को जल्दी ट्रेस करने के लिए 3 से 4 टीमें गठित की थी और जो हमारी टीमों ने तत्परता दिखाते हुए उसको 1-2 जगह से हमें CCTV भी मिली है इसकी और हम उसकी और भी देखें, तो जिसके आधार पर हमने इसको अभी हमारी देर शाम हमारी टीम ने उसको अरेस्ट किया। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर मामले की जांच शुरू कर दी है। अब देखना यह होगा कि पुलिस इस मामले में आरोपी के खिलाफ क्या कार्रवाई करती है।